बच्चों, कल जो चैप्टर चल रहा था कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है जो कि क्रियात्मक और संरचनात्मक सभी कार्य करती है। तो वहाँ पर उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक डायग्राम बना करके कि मान लीजिए ये कोशिका है और इसके बीचों बीच में होता है केंद्र। ये पूरी क्या है? कोशिका। अब इसकी जो बाहरी परत होती है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, या इसका एक और नाम है प्लाज्मा झिल्ली। बात एक ही है, चाहे आप इसको कोशिका झिल्ली कहें या प्लाज्मा झिल्ली। जो बाहरी परत होती है ना उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद बीच में जो होता है सेंटर में उसे हम कहते हैं केंद्रक। और इन दोनों के बीच में जो जगह होती है इसमें कोशिका अंग पाए जाते हैं। उस कोशिका अंग में जो द्रव जैसा पदार्थ होता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या है? जितना भी जेली जैसा पार्ट है, द्रव है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें कोशिका अंग हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आज की वर्कशीट के अकॉर्डिंग इतना है कि ये कुछ विशिष्ट कोशिका अंग हैं जो कोशिका के क्रिया करने में सहायता करते हैं। क्योंकि अगर हमने बोला कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है तो वो क्रिया करती कैसे है और क्या क्रिया करती है? कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग मिलकर शरीर बनाते हैं, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो। तो लेकिन कार्य तो कोशिका कर रही है ना वहाँ पर। वो क्या क्या कार्य करती है? जैसे उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, और शरीर को बढ़ाना, और श्वास आदान प्रदान करना, और भी जितने भी कार्य हैं कोशिका के अंदर, वो शरीर के अंदर वो सारे कार्य कोशिका करते हैं। करती कैसे है उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कोशिका झिल्ली पर विशेष ध्यान देंगे। पहले हम एक एक कोशिका अंग को पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला कोशिका अंग क्या है? कोशिका झिल्ली। फिर केंद्रक क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका क्या कार्य है कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य क्या होता है, फिर इनके अंदर और भी अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी एपरेटस है, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पहला कोशिका अंग पढ़ने जा रहे हैं वो है कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करता है? इसके जैसे कि हमारी ये स्किन है, इसमें से क्या होता है? अगर पसीना आए तो वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इट मीन्स हम वैसे पानी डालें तो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें छिद्र तो है ना, जिससे कि अंदर की चीज बाहर आ रही है। तो मीन्स जो पसीना है, स्वेट है, वो क्या हो रहा है? हमारा बाहर आ रहा है। तो इसी तरीके से कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका के ऊपर जो बाहरी परत होती है वो भी गैसों का आदान प्रदान करती है, जैसे कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। पौधों के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ऑक्सीजन का देना, और फिर समय बदलते क्रिया बदलती भी रहती है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, आदान प्रदान जो गैसों का है वो कोशिका की झिल्ली के द्वारा ही होता है। ये इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य जल। जल का जो संवहन होता है, चाहे मनुष्य में पसीना हो या कोशिका के अंदर भी कोई तत्वों का आदान प्रदान हो, जो तरल पदार्थ होते हैं, जलीय पदार्थ होते हैं, वो भी किसके द्वारा होते हैं आदान प्रदान? कोशिका झिल्ली के द्वारा। और कोई तत्व हो, आवश्यक तत्व, वो जल के अंदर घुले हुए हैं, वो भी कोशिका झिल्ली से अगर जरूरी है तो अंदर जाना, और यदि वो जरूरी नहीं है और उन्हें बाहर निकालना तो वो भी उसके द्वारा होता है। अब जब ये सारा आदान प्रदान किसके द्वारा हुआ? कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब दो बातें और समझनी है आपको। यदि गैसों का आदान प्रदान होता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रक्रिया का जो नाम है वो है विसरण। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। कोशिका में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है विसरण के द्वारा।
उसके बाद अगर कोशिका झिल्ली से तरल पदार्थ और तत्वों का आदान प्रदान होता है तो इसे कहते हैं परासरण, मतलब ऑस्मोसिस। तो गैसों का जो आदान प्रदान होगा उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? विसरण। और जो तरल पदार्थ और तत्वों का आदान प्रदान होगा उसको क्या कहते हैं? परासरण। अब आगे इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम बच्चे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर गैसों का आदान प्रदान होता है तो आदान प्रदान की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जब जल के तत्वों का आदान प्रदान हो तो उस विसरण को क्या कहेंगे हम? परासरण। अब जल की मात्रा, जैसे कोशिका है तो कोशिका के आसपास कितना विलयन है, अगर बाहर कम है कोशिका के और अंदर ज़्यादा है तब क्या होता है, या बाहर अंदर दोनों लेवल में है, बराबर है, तब क्या होता है। अगर दोनों बराबर होंगे तो कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। और अगर मान लीजिए अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो क्या होगा। तो ये जल की मात्रा हमने एक, मान लीजिए किशमिश ले रखी है हमने, किशमिश के आधार पर हम कोशिका को समझें कि किशमिश क्या है? कोशिका है। तो ऐसा समझना, फिर आपको समझ आएगा। तो जल की सांद्रता चेक करेंगे, सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला है अल्प परासरण दाबी। अल्प परासरण का मतलब होता है कि चारों तरफ तो जल ज्यादा है और कोशिका के अंदर कम है। जो विलयन है वो चारों तरफ बाहर ज्यादा है और कोशिका के अंदर कम है। अब आप मान लीजिए आपने किशमिश उठाई, सूखी हुई होती है, आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो मतलब बाहर पानी ज्यादा है और किशमिश सिकुड़ी हुई है, श्रिंक हो रखी है। जैसे आप उसको थोड़ी समय तक पानी में डाल के रखेंगे तो क्या होगा? वो फूल जाएगी। तो अल्प परासरण दाबी का मतलब यही होता है कि बाहर विलयन की मात्रा ज्यादा है, कोशिका के अंदर कम है। इससे होगा क्या? कुछ समय बाद कोशिका फूल जाएगी। देखो यहाँ पर कोशिका आकार का क्या हो गया है? बड़ा हो गया है कोशिका का आकार, मतलब बाहर का पानी अंदर जाने की वजह से कोशिका फूल गई है। तो किशमिश का उदाहरण ले रहे हैं कोशिका की जगह पर आपको किशमिश वहां कोशिका समझकर चलना है। दूसरा है समपरासरण, जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। समपरासरण, सम मतलब आइसो, बराबर, ना कम ना ज्यादा। कोशिका एक बार फूल गई, मान लीजिए किशमिश एक बार पानी में डाल के रखा, जितना पानी उसको लेना था ले लिया, वो फूल गई। अब क्या होगा? ना तो वो अपना पानी बाहर निकालेगी क्योंकि बाहर भी पानी है, और ना ही वो अंदर लेगी क्योंकि वो फूल चुकी है, जितना उसको पानी अंदर समा सकती थी अपनी, जितने उसके पास स्पेस है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ना ही तो पानी बाहर निकलेगा और ना ही अंदर जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समपरासरण। इसमें कोई जल का आदान प्रदान नहीं होता, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं होता। तीसरा है अति परासरण। परासरण मतलब जल का आदान प्रदान, चाहे अंदर जाना चाहे बाहर। अब अति मतलब इसमें क्या होगा? जो बाहर जो है वो जल की मात्रा बहुत कम है, जो बाहर जो है जल है जो क्या है वो कम है, और कोशिका में क्या था? ज्यादा था। मान लीजिए किशमिश फूली हुई थी, अब आपने उसको निकाला और निकालकर एक खाली बर्तन में डाल दिया, उसमें कोई जल नहीं है, मतलब बाहर के वातावरण में जल बहुत कम है और कोशिका उस समय फूली हुई है, किशमिश फूली हुई है। अब उसको आप खाली बर्तन में रखोगे, थोड़े समय बाद क्या होगा? पानी जो उसके अंदर भाप बन के बाहर निकलेगा ना, तो वो किशमिश क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो बाहर कम विलयन होना और अंदर ज्यादा होना, तो ऐसे में परासरण का क्या होगा? बाहर की ओर निकलना होगा जल का। तो आदान प्रदान किस दिशा में हुआ? अंदर से बाहर की ओर। इसे कहते हैं अति परासरण। तो यही आपको लिखना है। एक टॉपिक और है आपको, वो अभी पढ़ा बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आपकी आज की वर्कशीट में दिया हुआ है जीव द्रव कुंचन। जीव द्रव कुंचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या है? बस बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे परासरण अभी आपको पढ़ाया ना मैंने, उसी से मिलता जुलता है। इसमें होता क्या है? पौधे जो होते हैं ना, पौधे की कोशिका, मान लीजिए ये एक पादप कोशिका है, थोड़ा सा अंतर होता है। पादप कोशिका, जो प्लांट सेल होगा उसमें ना डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाहर की तरफ जो होती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। पौधों के अंदर सिर्फ, इसे जीव जंतु में नहीं, पौधों की जो कोशिका की बाहरी परत होती है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति, और अंदर वाली वही कोशिका झिल्ली, कोशिका का भित्ति, उसके अंदर दूसरी परत है वो कोशिका झिल्ली। तो एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका में ये अंतर स्पष्ट बता सकते हैं आप
कि पादप कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, फिर उसके नीचे होती है कोशिका झिल्ली, और जंतु कोशिका के अंदर केवल एक बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो इसकी परत कोशिका भित्ति जो है वो साइटोप्लाज्म की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिस वजह से इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। सेल्यूलोज जो होता है उसकी बाहरी परत जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, वहां से जब जल का आदान प्रदान होता है या किसी भी जल का जब आदान प्रदान हो रहा है तो उसको परासरणी कहेंगे, क्योंकि जल का तत्व है तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं, परासरण। तो पौधे की कोशिका भित्ति से जल या जल में घुले हुए तत्वों का आदान प्रदान होता है या उसको हम कहेंगे परासरण। और यदि कोई तत्व बाहर निकल रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन उसमें जो जल की मात्रा है वो बाहर निकल रही है कोशिका भित्ति के द्वारा पादप कोशिका में, जिसके कारण वो कोशिका क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो जो जल उससे बाहर निकलता है उसको कहते हैं जीव द्रव कुंचन। ठीक है बच्चे, जो जल बाहर निकलेगा परासरण की प्रक्रिया द्वारा उसे कहेंगे जीव द्रव कुंचन। तो बच्चे फिर क्या हुआ, जैसे ही आपने देखा कि कोशिका क्या होगा, जल बाहर निकलेगा तो वो सिकुड़ेगी, तो जल निकलना मतलब उसका सिकुड़ना, इसको ही कहते हैं जीव द्रव कुंचन। अब आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका झिल्ली का क्या महत्व है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हो। जो पदार्थ है, गैसों का आदान प्रदान, जल का आदान प्रदान, जल में घुले हुए तत्वों का आदान प्रदान सब कोशिका झिल्ली से होता है। और साथ साथ कोशिका झिल्ली एक तरीके से बचाव का कार्य भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, कौन से पदार्थ अंदर जाएं और कौन से नहीं जाएं, इस बात को भी सुनिश्चित कोशिका झिल्ली ही करती है। लाइन आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, जीव द्रव कुंचन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, तो मैंने आपको समझा दिया है, आपकी वर्कशीट में पिक्चर भी बनी हुई है और उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तीसरा है, कोशिका का कौन सा भाग पारगम्य है, तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली और पौधों के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों ही क्या है, पारगम्य हैं। आप कोशिका झिल्ली उत्तर लिखें। उसके बाद है चौथा, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा, तो अल्प परासरण दाबी में रखने में क्या होगा, फूल जाएगी, क्योंकि बाहर जल की मात्रा ज्यादा है तो वो अंदर चला जाएगा जल। तो आप किशमिश को उदाहरण देके बता सकते हैं, चाहे वो रक्त कोशिका हो चाहे किशमिश, उसको वो क्या हो जाएगी, उसका साइज कोशिका का बढ़ जाएगा, बाहर का जल अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आज आपकी वर्कशीट है। बच्चे जो आपको लिंक भेजा जा रहा है यूट्यूब पर, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे खोल कर देखेंगे, एरो बना होगा डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे जाएंगे, जब आप खोल करके ओपन करेंगे तो वहाँ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप वर्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ आपको वर्कशीट मिल जाएगी। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ये वर्कशीट जल्दी मिलेगी, आपके पास होमवर्क बाद में पहुंचेगा, ये वर्कशीट पहले पहुंच जाएगी, इससे आपको बेनिफिट होगा। वीडियोस आपको टाइम पर मिलेंगे, आने वाले टाइम पर जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उनकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें।